हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो बेस्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और गॉस लॉ पे। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स में से मोर देन 70% व्यूअर्स जो है उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अनसब्सक्राइब व्यूअर्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही लार्ज पोर्शन है और आप प्लीज डू सपोर्ट मी। मेरे चैनल को अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट्स आपको अगर अच्छे लग रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ये चैनल की ग्रोथ के लिए एज वेल एज मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। तो हम इसी स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में गॉस लॉ को समराइज किया था दैट सेज टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ रीजन इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट रीजन। किसी भी रीजन से बाहर आने वाला जो टोटल फ्लक्स है, ठीक है, वो उसमें कितना चार्ज एनक्लोज है उस पे डिपेंड करेगा। इस गॉस लॉ को अगर हम फॉर्मूला बेस समराइज करें तो टोटल फ्लक्स साई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट भी कूलाम रहेगी। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी की बात करें तो दैट विल बी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट विल बी अगेन इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया विद यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी कोरिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज डी इक्वल्स टू एफ साइलेंट नॉट ई। ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। ओके, ये फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स जो है वो साई है, फ्लक्स डेंसिटी डी है, ठीक। अगर हम डी इक्वल्स टू एफ साइलेंट नॉट ई को आगे और सब डिवाइड करें अलग अलग टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो डी है दैट विल बी क्यू अपॉन 4 पाई 1 अपॉन आर स्क्वायर ए आर। In the case of line charge, electric flux density will be rho L upon 2 pi rho A rho. Similarly, D will be rho S by 2 A N in case of surface charge density or a sheet of charge if placed in a free space. यहाँ पे एक बात ध्यान देने की कि ये फॉर्मूला ये कंक्लूड करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट है। तो एक क्विक रिवीजन के बाद हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं ताकि हमने जो पढ़ा है उसे हम समझ पाए कि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह से बनेगी। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 को हम डिस्कस करें। पॉइंट चार्जेस 30 nanocoulomb, -20 nanocoulomb and 10 nanocoulomb are located at -1, 0, 2 meter, 0, 0, 0 meter and 1, 5, -1 meter respectively. ये तीन चार्ज पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। ओके, ये तीन चार्ज पार्टिकल्स हैं 1, 2 और 3, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं आपका ये 1, 2 and 3। ओके, the total flux leaving a cube of side 6 meter centered at the origin is, ऑप्शन दे रखे हैं आपको पता लगाना है कि इस क्यूब से बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स कितना रहेगा। तो पहला आपका काम क्या रहेगा? पहला आपका काम ये रहेगा कि आप कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो आप उस पे पहले इन तीन पॉइंट्स पे तीन चार्ज को लोकेट कीजिए और फिर आप अपनी नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई कीजिए। तो पहला क्या कहा गया है कि 30 नैनोकूलम चार्ज है -1, 0 और 2 पे। ओके, ये माइनस को दिखा रहा है, ये आपका अगर AX है तो ये आपका -AX, ये आपका AY, ये जो आपका डायरेक्शन रहेगा ये माइनस ऑफ AY। ओके, AY यहाँ पे होता है, आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स कहीं पे भी किसी भी जगह पे भी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि हमने ये क्या रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये x -x और ये +x है, ये +y और -y है। ओके, ये +z एक्सिस और ये आपकी -z एक्सिस है। यूनिट वेक्टर जो है ना वो यूनिट लेंथ का ही होता है, तो ये इतना ही होता है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना में कंफ्यूज यू। ओके, तो
पहले हम लोकेट करते हैं सभी पॉइंट चार्जेस को। 30 नैनो कूलम है आपका, -1, 0 और 2। -1 का मतलब इस बोर्ड के इनवर्ड। एक्स को अभी हम आउटवर्ड और इनवर्ड कंसिडर करेंगे। वाई हमारा जो है वो बोर्ड की इस डायरेक्शन में है, जेड हमारा इस डायरेक्शन में है, तो एक्स हमारा +x ऊपर की दिशा में होगा, -x नीचे की दिशा में होगा। -1 मीन्स हम यहाँ पे कहीं लोकेट करें अंदर की तरफ, -1। 0 y पे कोई मूवमेंट नहीं है तो ये यहाँ पे अंदर की तरफ -1, y पे कोई मूवमेंट नहीं तो ये यहाँ पे, और z इक्वल्स टू 2 मतलब हम यहाँ, तो यहाँ पे 1 मीटर डेप्थ पे अंदर की तरफ आपका एक चार्ज है, और ये चार्ज जो है वो क्या है, 30 नैनो कूलम। हमने एक पॉइंट चार्ज को मार्क कर दिया। सेकेंड बोल रहे हैं -20 नैनो कूलम एट 0, 0, 0। वेरी सिंपल, ये 0, 0, 0 कोऑर्डिनेट है, इस पे कितना है, -20 नैनो कूलम। आई होप ये आप लोग देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट चार्ज क्या है, 10 नैनो कूलम एट 1, 5, -1। 1, 5, -1, तो 1 का मतलब आप x एक्सिस पे 1 यूनिट डिस्टेंस से चलेंगे, ये आ गया 1। y पे आप 5 चलेंगे, y पे 5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कहीं पे x और y का ये पॉइंट आएगा कॉमन, और z इक्वल्स टू -2, z इक्वल्स टू -1, तो -1 हम इस बिल्कुल सही लोकेशन पे, यहाँ पे आपका आएगा 10 नैनो कूलम। ठीक, तो ये हमने 3 जो हमारे पॉइंट चार्ज थे उनको लोकेट कर दिया है। द टोटल फ्लक्स लिविंग अ क्यूब ऑफ साइड 6 मीटर सेंटर्ड एट ओरिजिन इज, व्हाट डज इट मीन, कि एक 6 मीटर साइड का क्यूब है जिसका कि सेंटर ओरिजिन पे है। अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो ये क्यूब कैसा रहा होगा, ये क्यूब आपका कुछ इस तरीके से रहा होगा। इस क्यूब को अगर हम बात करें तो सेंटर से 3 इस तरफ, सॉरी यहाँ पे 3, अगर हमारे सेंटर से 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, इस तरह से आपका एक क्यूब रहा होगा, ऐसा कुछ आपका क्यूब रहा होगा। अगर ये इस तरह का क्यूब है तभी इसकी ये जो साइड है वो 6 होगी, ठीक है, और एक हम इसको ऐसे मान सकते हैं, ये जो आपका, इसको 3 मीटर का अगर आप क्यूब बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ आपका क्यूब है। ओके, सेंटर पे, ये सेंटर पे नहीं बना है, इसे और इस तरफ आप मूव कर सकते हैं। सेंटर पे आप 3 और 3 इधर लेके एक सिमेट्रिकल जब क्यूब बनाएंगे तो इस तरह का क्यूब बनेगा। इस क्यूब से बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, पहले तो आप सिंपल सा, आप इस क्यूब में कितना आपका चार्ज इंक्लोज है, एक 30 और -20 इसमें रहेगा। ये जो 10 था जो कि y के 5 कोऑर्डिनेट पे था, y का 5 कोऑर्डिनेट यहाँ है, जबकि ये y इक्वल्स टू 3 पे इसको कट कर रहा है, तो y इक्वल्स टू 5 वाला जो पॉइंट है वो इस क्यूब से बाहर आ गया। इस क्यूब से बाहर आने वाला जो चार्ज है वो इस क्यूब में एनक्लोज्ड हुए हुए टोटल चार्ज के बराबर होगा। बाहर यहाँ पे आपने एक और रख दिया है, अगर आपने 2 और यहाँ रख दिए हैं तो ये इस स्ट्रक्चर से, इस क्लोज सरफेस से बाहर आने वाले टोटल फ्लक्स को नहीं इन्फ्लुएंस करेगा। इस क्यूब से बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स इन 2 पॉइंट चार्जेस के सम के बराबर या डिफरेंस के बराबर होगा, 30 - 20। देयर इज अ 10 नैनो कूलम नेट, 10 nano coulomb charge inside this cube of 6 meter length. So total flux coming out of this cube will be 10 nano coulomb. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अक्सर जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दी जाएगी तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा सकता है, फिर एक आपको सरफेस दिया जा सकता है कि इस सरफेस से कितना बाहर आएगा, तो आप उस सरफेस में अगर लाइन चार्ज है और आपको रो और जेड दे दिया गया है तो उस लाइन चार्ज से उस सरफेस में, उस आपके एनक्लोज्ड एरिया में कितना टोटल चार्ज रहेगा आप केवल उससे कंसीडर करेंगे। जनरली आप लाइन चार्ज को कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और आपने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। जब आपको इनकी लेंथ दे दी जाएगी कि रो इतना है, जेड इतना है, तो आपको टोटल एनक्लोज्ड जो आपको एरिया है वो मेंशन कर दिया गया है। उस एनक्लोज्ड एरिया में आप टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करिए और टोटल चार्ज will be equal to the total flux coming out of that. अब हम आते हैं अपने इस एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आप
मेरे वीडियो नंबर 209 को रेफर कर सकते हैं, जिसमें हमने किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना सिखाया था कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी यूनिट वेक्टर के नॉर्मल जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या उसमें आप कैलकुलेट करेंगे, उसे आप डिटेल में देखिए। तो आज का ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल सेज लेट D इक्वल्स टू R/3 AR nanocoulomb per meter square in free space. Option A says find the E at R equals to 0.2 meter. Find the total charge within the sphere R equals to 0.2 meter. Find the total electric flux leaving the sphere R equals to 0.3. यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब तक हमें जब भी चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा था तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया जा रहा था 25 नैनोकूलम, 15 नैनोकूलम, -5 नैनोकूलम। अब आपको एक डिस्टेंस के साथ एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दी गई है। तो आप कैसे कैसे डिस्टेंस के साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल रहा है एज वेल एज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कांस्टेंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे थे जो कि डिस्टेंस का फंक्शन था। अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खुद एक डिस्टेंस का फंक्शन है। तो आपको जो आपका डिफरेंशियल एरिया का कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप इसे अटेम्प्ट कर सके। मैं इसको आपके कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए इसको डिस्कस करती हूँ और सॉल्व करती हूँ ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर पाए। हमें कहा गया है D इक्वल्स टू R/3 AR। ओके, नैनोकूलम भी लिख लें ताकि हम आंसर ठीक सेलेक्ट कर सके। अगर D इक्वल्स टू, ये तो हम पहला फॉर्मूला कहाँ में लेंगे, D इक्वल्स टू ε0 E। ऑप्शन ए में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो हम D और E में अपने जो कोरिलेट करने वाला फॉर्मूला है उसको काम में लेते हैं। D इक्वल्स टू ε0 E, या आप ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू D/ε0। हम कर रहे हैं सेक्शन ए को सॉल्व। अगर ऐसा है तो E क्या हो जाएगा, E विल बी 1/3 ε0 R AR, ऐसा हो जाएगा ना। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया ताकि आप समझ सकें। अब हमें कहा गया है कि E कैलकुलेट करें R इक्वल्स टू 0.2 पे। 0.2 पे अगर R है तो R की वैल्यू रखिए और आप इसे कैलकुलेट कीजिए। तो E क्या आ जाएगा, E एट R इक्वल्स टू 0.2। ये R जो है ये रेडियस है स्फीयर की। ओके, उससे जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 0.2 डिवाइड बाय, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये ε0 की वैल्यू रख दी और ये नैनोकूलम में है, नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे 10⁻⁹। ओके, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका E एट R इक्वल्स टू 0.2 विल बी 7.53 वोल्ट पर मीटर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है। D देके आपसे E पूछा था और R की वैल्यू दे रखी थी कि इस लोकेशन पे आप बताइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खुद R का फंक्शन है, तो आपका E भी एक फंक्शन हो जाएगा R का। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, सेकेंड को थोड़ा सा ध्यान से डिस्कस करते हैं। B, what does it say? Find the total charge within the sphere R equals to 0.2। यहाँ पे हमें R equals to 0.2 पे स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन करना है, ठीक। और यहाँ पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि D इक्वल्स टू R/3 के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे इस स्फीयर में जितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा उतना ही फ्लक्स आएगा। अभी हमें ये पता लगाना है कि टोटल चार्ज क्या होता है। चार्ज का फॉर्मूला Q विल बी D डॉट प्रोडक्ट DS। ओके, इस तरह से ये है चार्ज पर यूनिट एरिया, उससे आप जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप टोटल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आप ध्यान दीजिए कि D जो है वो AR का फंक्शन है। ओके, D अगर AR का फंक्शन है तो आपको AR को नॉर्मल एक्सिस कंसिडर करते हुए AR से, ठीक है, AR के नॉर्मल कितना एरिया है उस एरिया को आपको कंसिडर करना है
और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमने डिफरेंशियल एरिया कैलकुलेट किया था, दैट वाज आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी फाई ए आर। जब हमने डी एस कैलकुलेट किया था, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में अलग अलग होगा। आर के नॉर्मल ये आपका एरिया होगा, थीटा के लिए अलग होगा और फाई के लिए अलग होगा। तो ये आप वीडियो 209 में डिटेल में देख सकते हैं कि ये एरिया कैसे आता है। जब डी आपका एआर में डॉट प्रोडक्ट आपको करना है तो डॉट प्रोडक्ट में केवल वही ये वाला ही एरिया आपका रह जाएगा। आपको क्या लिखना होगा, टोटल क्यू विल बी, पहले डी को एआर के फॉर्म में लिखिए, आर बाय 3 एआर। ठीक है, अभी यूनिट को हम बाद में लिखेंगे, कंफ्यूज ना हो। डॉट आर स्क्वायर, मैं अलग कलर से लिखती हूँ ताकि आप डीएस को समझ सके, डॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई ए आर। ओके, ए आर डॉट ए आर विल बी 1। ओ ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, Q विल बी आर क्यूब बाय 3। यूनिट साथ में लिखते रहेंगे, नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ताकि हम करेक्ट ऑप्शन छांटे। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो यूनिट चेंज कर करके भी ऑप्शन होंगे और आपको सेलेक्ट करने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो आप सॉल्व करते वक्त यूनिट लिखते जाइए ताकि आप फास्ट करेक्ट आंसर लिख सकें। ये हो गया आर क्यूब बाय 3। यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ठीक, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो थीटा हमारा कहां से कहां तक वेरी होता है, थीटा होता है 0 से पाई। ओके, और फाई होता है आपका 0 to 2 पाई। ठीक, तो पहले आप अगर इस इंटरनल ब्रैकेट को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाता है साइन थीटा का हो जाता है माइनस कॉस थीटा। ये हो गया आपका आर क्यूब बाई 3 माइनस कॉस ऑफ थीटा 0 to पाई। अभी भी हमारे पास 0 से 2 पाई डी फाई है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स 2। ये लिमिट अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो ये क्या हो गया आपका 2r क्यूब बाई 3 0 to 2 पाई डी फाई। ओके, और आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई लिमिट 2 पाई। तो टोटल क्यू विल बी 2r क्यूब बाई 3 इंटू 2 पाई। ओके, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आपसे कहा गया है कि r इक्वल्स टू, स्फीयर की रेडियस देखिए, r इक्वल्स टू 0.2 में टोटल चार्ज निकालना चाहेंगे, r इक्वल्स टू 0.2 रखिए, और ये हमारा पिको कूलम सॉरी नैनो कूलम चल रहा था। ठीक, नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर और इनटू ये एरिया जब आ गया तो ये नैनो कूलम में, एरिया मीटर स्क्वायर में है ना, तो ये नैनो कूलम में चल रहा था। ठीक, नैनो, आप यहाँ पे आर लिखेंगे, ये है नैनो कूलम। आर इक्वल्स टू 0.2 रखिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2 का क्यूब इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 3 नैनो कूलम। दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ 33.5 पिको कूलम। ओके, R इक्वल्स टू 0.2 से एनक्लोज्ड टोटल चार्ज इतना होगा। आई होप आप समझ पाए हैं डिफरेंशियल एरिया कौन से कोऑर्डिनेट के साथ कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में लगेगा, ये आप चार्ज आपका जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उससे निकाल सकते हैं। अगर ये केवल ए आर ना होके ए फाई का भी फंक्शन होता, ए थीटा का भी फंक्शन होता, तो आपको बाकी जो आपके डिफरेंशियल एरिया थे उनको भी कंसीडर करना था, और तब आपका जो डी डॉट ये जो डीएस है वो आपका कंप्लीट एक्सटेंडेड आप फॉर्म में उसको लिखते, डॉट प्रोडक्ट में केवल वो टर्म्स रह के और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आता। सो फर्स्ट विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट कि आपको करना क्या है, और फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए और करेक्ट आंसर फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया 20। अब हम सेक्शन सी को कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द स्फीयर। कितना फ्लक्स लीव करता है किसी एरिया को, जितना कि उसमें टोटल चार्ज होता है। ठीक, टोटल चार्ज इन अ
स्फीयर विथ रेडियस आर। क्या कैलकुलेट किया था अभी हमने सेक्शन बी में? हमने टोटल चार्ज विथ रेडियस आर कैलकुलेट किया था। क्या आया था? Q इक्वल्स टू ये 4 पाई आर क्यूब बाय 3, 4 पाई आर क्यूब बाय 3, ओके, नैनो कूलम। ये हमने किया था कैलकुलेट अभी सेक्शन बी में। अगर ये आपका टोटल चार्ज है तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स लिविंग आउट फ्रॉम दैट एरिया। जितना इस स्फीयर में टोटल चार्ज एनक्लोज होगा उतना ही फ्लक्स उस एरिया से बाहर लीव करेगा या बाहर इमर्ज होगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है तो भी हमसे वही कैलकुलेशन एक दूसरी रेडियस पे करवाई गई है। ओके, तो यहाँ पे R इक्वल्स टू 0.3 मीटर पे आपसे साई पूछा गया है। एट R इक्वल्स टू 0.3 टोटल साई इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3.3 का होल क्यूब नैनो कूलम। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा साई विल बी 113.04 पीको कूलम। 0.3 नैनो कूलम है ना। इसको जब आप और कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज। इस तरह से बहुत वैरायटी में आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए हुए होंगे चार्ज डेंसिटी के, फ्लक्स डेंसिटी के, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देके आपसे टोटल चार्ज पूछा जा सकता है। तो फ्लक्स डेंसिटी और गॉस लॉ पे बेस्ड कुछ इसी तरीके की आप प्रॉब्लम्स को और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसी कंसेप्चुअल डिस्कशन में कि ये आपका टोटल चार्ज किसी एनक्लोज्ड एरिया से कितना आएगा, उस पे बेस्ड डाइवर्जेंस थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये मैक्सवेल की इक्वेशन का भी बेसिस है। उसे हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।